आखिर यूरोपियन सिटीज इतने इंसेनली वेल डिजाइन कैसे हैं? मतलब आप बस इसे देखो, हर सिटी के सेंटर में आपको एक मॉन्यूमेंट या कोई सीनिक गार्डन मिल जाएगा और उसके अराउंड नीटली प्लेस्ड बिल्डिंग्स जो भी सारे के सारे एकदम परफेक्ट साइज के हैं। किसी ने जैसे कि एक ड्राइंग बनाई हो, एक पीस ऑफ आर्ट, या फिर किसी ने फोटोशॉप पे इन्हें बनाया हो जैसे। एंड जस्ट टू कंपेयर फ्रेंड्स, आप जापान का एग्जांपल ले लो, या फिर अमेरिका का, या चाइना, साउथ कोरिया, यू नेम इट, कोई भी डेवलप कंट्री या कोई डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, कोई भी देश देखने में इतना पिक्चर परफेक्ट नहीं दिखता है। यूरोप दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके 33 कंट्रीज बाय रोड ट्रेन से कनेक्टेड। और ट्रेन तो छोड़ो, आप यूरोप के 33 कंट्रीज साइकिल करते करते एकदम कंफर्टेबली जा सकते हो। यूरोपियन कंट्रीज में कंपेयरिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का लोएस्ट सिर्फ आधे घंटे का ट्रैवलिंग टाइम है ऑन एन एवरेज। इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज इतने वेल प्लान्ड है कि कई यूरोपियंस तो अपने जॉब के लिए सुबह उठ के दूसरे देशों में जाकर शाम तक वापस अपने देश में घर लौट के आ जाते हैं। एंड यस, दिस इज वेरी कॉमन ओवर देयर। लग्जमबर्ग को ही ले लो, यहां के 46% वर्कफोर्स, मतलब 2 लाख से भी ज्यादा लोग रोज क्रॉस बॉर्डर जाके जॉब पर जाते हैं दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में और शाम को आराम से घर लौट कर आ जाते हैं। अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन यूरोप से ना फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा सीखने वाली बात है वो ये है कि सारे के सारे मेजर यूरोपियन सिटीज जो आज इतने वेल प्लान लगते हैं, वो इतिहास में कई बार तबाह होके वापस से खड़े हुए। यस, वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जाम्पल ले लो। उसके दौरान राइवल कंट्रीज एक दूसरे के शहरों पर बॉम्बिंग करके उन्हें तबाह कर रहे थे, जिसमें पूरे यूरोप की मेजर सिटीज जैसे लंदन, बर्लिन, वार्सो, हैम्बर्ग, यू नेम इट, सभी बॉम्बिंग से मिट्टी में मिल गई थी। मगर इसके बाद भी जो यूरोप बनकर खड़ा हुआ वो आज कुछ ऐसा दिख रहा है, इतना एस्थेटिकली प्लीजिंग। लेकिन दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान से सोचोगे ना, तो इसकी खास बात यह है कि ऐसे सर्कुलर सिटी पैटर्न्स आपको सिर्फ और सिर्फ यूरोप में ही वाइडली देखने को मिलेंगे, जिसे कहते हैं रेडियल पैटर्न्स। दुनिया के बाकी देशों में आमतौर पर ग्रिड पैटर्न के कॉन्सेप्ट पर ही सिटीज डेवलप होती है, तो फिर यूरोप में ये रेडियल पैटर्न्स क्यों यूज होते हैं? यूरोप में ना रेडियल पैटर्न की शुरुआत साल 1050 एडी के पहले से ही हो चुकी थी। लेकिन फर्क तब में बस सिर्फ इतना था, मतलब तब में और आज में, कि उस टाइम पे ये सिटीज को फोर्टिफाई करके इन्वेडर्स से बचाने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। मतलब जस्ट इमेजिन, अगर मुंबई के चारों तरफ को एक लंबी सी दीवार खड़ी कर दी जाए तो मुंबई को इन्वेड करना काफी मुश्किल हो जाएगा, राइट? इनफैक्ट आप इसके प्रूफ्स इस स्ट्रक्चर के रेमनेंट्स के थ्रू भी देख सकते हो, जो है आज का मॉडर्न डे वेटिकन सिटी, कार्केसन और यॉर्क सिटी। अब ऐसे और भी कई सारे सिटीज हैं। सो बेसिकली ये रेडियल सिटी कुछ इस तरह डिजाइन होती है कि उसके सेंटर में, यानी कि कोर में, एक प्रोमिनेंट बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट बनी होती है और फिर इस कोर के अराउंड सर्कुलर फॉर्म में पूरे शहर को बसाया जाता है। अब ये रेडियल सिटी प्लानिंग हिस्टोरिकली एंशिएंट एरा से फॉलो जरूर हो रही थी, लेकिन अगर मॉडर्न यूरोप की बात करें तो यहां पर पहला रेडियल सिटी प्लान जो था वो 16वीं शताब्दी में फ्रांसिस्को डी जॉर्जियो नाम के एक आर्टिस्ट आर्किटेक्ट ने पहली बार डिजाइन किया था, और इसी के लिए उन्हें आज भी द फादर ऑफ रेडियल प्लानिंग भी कहा जाता है। इनफैक्ट इस प्लान को भी इटली के राजा ने अपने पैल्मानोवा सिटी के फोर्टिफिकेशन के लिए ही बनवाया था। लेकिन फिर उसके बाद आ गया दौर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जिसमें बाकी देशों की तरह यूरोपियन सिटीज भी काफी ओवर पॉपुलेटेड होने लगे। लेकिन अनलाइक अदर कंट्रीज, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूरोपियन एक्सपर्ट्स ने 2 मेजर अप्रोचेस पर सबसे ज्यादा फोकस किया। पहला, रेडियल प्लानिंग का अपडेटेड फॉर्मेट गार्डन सिटीज, और दूसरा जोनिंग अप्रोच। तो गार्डन सिटी के अप्रोच को सर एबेनेजर हॉवर्ड ने साल 1900 के दौरान पब्लिक किया। उनका अप्रोच कुछ ये था कि सिटीज को ऐसे रेडियल शेप में डेवलप किया जाए जहां पे सेंटर में एक मेन सिटी और इंडस्ट्रीज होंगे, और उसके जस्ट बाहर 6 दूसरे सर्कुलर रूरल सिटीज होंगे जो मेन सिटी से म्युनिसिपल, कैनाल, रेलवे और रोड से कनेक्टेड होंगे। और फाइनली इस पूरे सिटी प्लान के बीचों बीच ग्रीन स्पेसेस होंगे जहां एग्रीकल्चर और गार्डन्स प्लेस्ड रहेंगे। अब यह अप्रोच काफी यूनिक और प्रॉमिसिंग था, और इस अप्रोच पर बनने वाली पहली मॉडर्न गार्डन सिटीज थी लेचवर्थ और वेलविन गार्डन सिटी, जहां पर यह प्लान फिनोमिनली वर्क किया और फिर दूसरे सिटीज ने भी इसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, और इसके बाद से मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन सिटीज ऐसे ही बनने लगे। लेकिन फ्रेंड्स, यूरोप के माइंड ब्लोइंग सिटी प्लानिंग के पीछे सिर्फ रेडियल सिटी प्लानिंग अप्रोच ही नहीं है। यूरोपियन सिटीज को अगर थोड़ा और गौर से अगर आप स्टडी करोगे तो आपको एक और एक यूनिक बात इनमें दिखाई देगी। जरा इन मैप्स को ध्यान से देखो। यह है यूएसए का जोनिंग मैप। इस मैप में येलो हाइलाइटेड एरियाज रेजिडेंशियल है, रेड कमर्शियल और ब्लैक ग्रे इंडस्ट्रियल। अब इन तीनों एरियाज में हमें क्लियर बाइफिकेशन दिख जाता है, यानी रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया साथ में नहीं है। लेकिन अब ये बर्लिन वाला मैप को जरा देखो। इसमें रेड एरिया रेजिडेंशियल है और ब्राउन ग्रे रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों।
बट इसमें हार्डली आपको कोई बाइफिकेशन दिखेगा और यही यूरोप की खासियत है कि वहां मिक्स्ड जोनिंग अप्रोच फॉलो होता है। देखो, जोनिंग को अगर हम एकदम सिंपल भाषा में समझे ना, तो जोनिंग अप्रोच ना सिटीज के ह्यूज एरियाज को लैंड यूज के हिसाब से अलग अलग जोन्स में डिवाइड करता है, जो मेजरली रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल होते हैं। और अगर आपने यूरोप के प्लानिंग को सही से देखा होगा ना, तो आपको पता चलेगा यहां पर समय और कम पोल्यूशन का ख्याल रखा जा रहा है। मिक्स जोन अप्रोच की वजह से लोगों का समय बचता है और सब पास और इंटरकनेक्टेड होने से लोग साइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहां तक कि चलकर भी वहां पर पहुंच सकते हैं, यानी कि नतीजा लेस पोल्यूशन। वंडरफुल सॉल्यूशन राइट फॉर ऑल द मेजर प्रॉब्लम्स, बट अनफॉर्चुनेटली इसे बहुत सारी कंट्रीज ने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है और नतीजा दुनिया भर में पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का सिलसिला शुरू है। और आज के तारीख में यह मैटर इतना गंभीर हो चुका है कि लिटरली पोलर कैप्स और आइलैंड सिटीज तक डूब रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का सबसे पहला केस साइंटिस्टों को दिखा था 1979 में और तब से लेकर अभी तक देयर इज नो इंप्रूवमेंट, मैटर हैज जस्ट गॉटन वर्स। अब ये मामला कितना सीरियस है और क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ का फ्यूचर क्या होगा, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसे रोकने के लिए, ये सब मैंने जाना हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑडियो बुक के थ्रू कुकू एफएम ऐप पर अपने रिसर्च के वक्त। ये बुक आपको बताती है कि किस तरह हमने हमारे अनवांटेड डिजायर्स के कारण अर्थ को काफी नुकसान पहुंचा है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर और इंस्पायरिंग भी मुझे लगा पर्सनली क्लाइमेट चेंज एंड ग्रेटा, जो कि एक 15 साल की पैशनेट लड़की है जिसने क्लाइमेट चेंज के लिए बेसिकली एक हड़ताल रखी थी। अब फ्रेंड्स, ये तो बस एक ऑडियो बुक है, ऐसे कई सारे ऑडियो बुक्स है कुकू एफएम ऐप पर डिफरेंट जॉनरास के। यहाँ पर 2.3 मिलियन प्लस एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स है, तो आप भी ऑडियो बुक की दुनिया को अनलॉक करके इस साल को प्रोडक्टिव बना सकते हो। और सबसे खास बात तो यह है कि कोको एफएम दे रहा है 50% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन, मतलब 49 रुपीज में आपको एक महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ये ऑफर वैलिड है सिर्फ फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शंस पर। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड GETSET50 फॉर 50% ऑफ फॉर फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए लर्निंग की हैबिट बनाते हैं। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखते हैं कि कैसे यूरोप का जोनिंग अप्रोच उसे बाकी डेवलप नेशन से सिटी प्लानिंग में ज्यादा वेल मैनेज बनाता है। तो जैसे हम जानते हैं 1930s 40s के दौर में काफी सारे कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी पीक पर था और हर कंट्री इस वेव में इंडस्ट्रियल एरियाज को सेक्लूड कर रही थी, यानी अलग रख रही थी रेजिडेंशियल एरियाज से। सेम यूरोप ने भी किया, लेकिन फिर जर्मनी वो पहली कंट्री बनी जिसने अपने कुछ सिटीज में, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, मिक्स्ड जोनिंग अप्रोच स्टार्ट किया। अब इस अप्रोच ने जर्मनी के लिए काफी अच्छा काम किया और इसीलिए धीरे धीरे और भी यूरोपियन कंट्रीज ने इसे अपनाया और फिर 1947 में इंग्लैंड ने अपना पहला जोनिंग इंस्ट्रूमेंट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट ऑफ 1947 को ही इंट्रोड्यूस कर डाला। इस लॉ के तहत प्रोविजंस को फॉलो करने के बाद वहां के सिटीजंस को इजीली रेजिडेंशियल एरियाज में भी इंडस्ट्री सेटअप करने की परमिशन मिल जाती थी। अब मिक्स्ड जोनिंग को फॉलो करने से यूरोप को 3 मेजर फायदे मिले। सबसे पहला, जहां पर लोग रहते थे वहीं पर उनको शॉप, वर्क और प्ले फैसिलिटीज भी मिलने लगी, जिससे वहां पर गाड़ियों पर डिपेंडेंस काफी कम हो गया। वहीं पर अगर हम इसे यूएस से कंपेयर करें तो वहां पर एक्सक्लूसिव जोनिंग फॉलो होने की वजह से इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, यानी कि वहां पर कॉस्टली हाउसिंग के साथ व्हीकल डिपेंडेंसी भी काफी बढ़ गई। दूसरा फायदा, मिक्स्ड हाउसिंग होने की वजह से वहां पर हाउसिंग अफोर्डेबल हो गया, क्योंकि वहां पर कोई एज सच एक्सक्लूसिव रेजिडेंशियल जोन बना ही नहीं जिसे एक्सक्लूसिव बोलकर हाई प्राइसेस पर बेचा जा सके, तो वहां पर रिजल्टिंगली हाउसिंग काफी अफोर्डेबल हो गया। तीसरा बेनिफिट, वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा पेडेस्ट्रियन एक्टिविटीज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने लगे, जैसा आज भी होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, ये काफी मेजर फैक्टर है जो यूरोपियन कंट्रीज को बाकी देशों से अलग बनाता है। यूरोप की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी लिटरली नेक्स्ट लेवल है। अगर आप पूरे यूरोप को देखोगे ना, तो वहां पर एक मेजर कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है जो है द शेंजन एरिया। इसके तहत यूरोप के 27 देशों के नागरिक बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के पूरे कॉन्टिनेंट पर बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं और घूमते भी हैं, और ट्रांसपोर्ट उनके लिए काफी इजी हो जाता है, मेजरली बिकॉज ऑफ यूरोप्स फेमस द इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मॉडल। बात ऐसी है ना कि यूजुअली मेजर यूरोपियन सिटीज के बीच में कमर्शियल सेंटर्स और पब्लिक प्लेसेस के अलावा होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टर्मिनल्स, जैसे बसेस, ट्रेन्स और ट्रैम्स। अब इन्हें सेंटर में इसीलिए प्लान किया जाता है ताकि लोग पूरे सिटी में कहीं भी कभी भी एकदम आसानी से ट्रैवल कर पाए। एंड यूरोपियन टर्मिनल्स की पर्टिकुलरली एक खासियत है कि इन टर्मिनल्स में आपको सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एकदम इंटरकनेक्टेड मिल जाएंगे।
समझो अगर कोई रेलवे स्टेशन हो तो उसी में कनेक्टेड होगा दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस, ट्रैम्स और सबवेज। ये आपस में इतने कनेक्टेड है कि उनको रेलवे, बस या ट्रैम टर्मिनस के बजाय ट्रैवल टर्मिनस बुलाया जाता है एज अ होल। खैर, इन टर्मिनल्स के बाद हर एक ट्रांसपोर्ट मोड्स का अपना अपना एक वेब ऑफ नेटवर्क होता है। सो स्टार्टिंग विद द कैनाल सिस्टम, यूरोप में ना कैनाल्स की शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी, जब वहां पर दो मेजर कैनाल्स, द ब्रायर कैनाल और कैनाल डू मिडी को डेवलप किया गया था। इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान इन कैनाल्स की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई और बस उसी दौरान कैनाल नेटवर्क बनाया गया। और आज के तारीख में ये कैनाल नेटवर्क इतना बढ़ चुका है कि ये बेसिकली ये 13 कंट्रीज और 37,000 किलोमीटर्स का एक फैला हुआ जाल है। अब कैनाल्स तो फिर भी 13 कंट्रीज में ही फैले हुए, लेकिन यूरोप के रेल नेटवर्क की बात करें तो वो पूरे कॉन्टिनेंट के कोने कोने में फैली हुई है। यस, ये है यूरोप का ट्रांस रेल नेटवर्क जो 33 कंट्रीज से कनेक्टेड है। और इनफैक्ट अब तो ये नेटवर्क 2x स्पीड का हो गया है, क्योंकि जब से वहां पर यूरोस्टार हाई स्पीड लाइन शुरू हुई है, लंदन टू पेरिस का ट्रैवल टाइम 8 घंटे से सीधा 2 घंटे 15 मिनट पर आ गया है। और अगर वहीं पर हम बसेस की बात करें तो यूरोप में 55% लोग बसेस से ही ट्रैवल करते हैं। और इसकी एक वजह यह भी है कि यूरोप में कई कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जो फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जो इस मॉडल पे अभी तक हॉप इन नहीं हुए हैं, लेकिन इस मॉडल को एज अ ट्रायल चला रहे हैं। लेकिन जब बात ज्यादा पैसेंजर कैपेसिटी की आती है तो यूरोप में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस एक बहुत ही यूनिक तरह की पब्लिक सवारी को मिलता है, जिसे ट्रैम्स कहते हैं। आपने ट्रैम्स को कोलकाता में जरूर देखा होगा और आपको काफी रेयरली ये चीज देखने मिलेगी इंडिया में, लेकिन यूरोप में ये हेवीली यूज्ड है। यूरोपियन सिटीज का ऑलमोस्ट 20% व्हीकल ट्रैफिक ट्रैम्स के वजह से कम हुआ है। अब इसी ट्रैफिक मैनेजमेंट के यूरोप के इंटीग्रेटेड प्लान में साइकिल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यूरोप का साइकिल कल्चर इतना मजबूत है कि नेदरलैंड्स के टोटल पॉपुलेशन में से 99.1% साइकिल से ही ट्रैवल करते हैं। वहां की जनता के लिए साइकिलिंग एक प्राइड का काम है, क्योंकि सिर्फ सिटीजन ही नहीं बल्कि वहां के पीएम मार्क रूटी भी साइकिलिंग करके ही पार्लियामेंट जाते हैं। और इसीलिए साइकिल यूरोप के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उनके रोड्स पर सेपरेट और एक्सक्लूसिव साइकिल के पैथ्स होते हैं, जो ना सिर्फ इंटरसिटी कनेक्टेड है बल्कि यूरोवेलो नाम के एक प्रोजेक्ट के थ्रू पूरे यूरोप से भी कनेक्टेड है। सो यूरोवेलो रूट को यूरोपियन साइक्लिस्ट फेडरेशन ने लॉन्च किया था, जिससे बेसिकली आप साइकिल की सवारी से पूरे यूरोप का टूरिज्म एक्सपीरियंस कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल यूरोप रूट को ही ले लो, जो इन सभी कंट्रीज से गुजरता है। और ऐसे यूरोवेलो के 19 डिफरेंट रूट्स हैं टू गिव यू अ ग्रेट टूरिज्म एक्सपीरियंस। अब ये तो फिर भी टूरिज्म है, यूरोपियन कंट्रीज के गवर्नमेंट्स ने इसी कल्चर को और बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्कीम्स तक लॉन्च किए हैं, जिसमें से सबसे इंटरेस्टिंग है यूके का साइकिल टू वर्क स्कीम। इस स्कीम के तहत एम्प्लॉयर्स को गवर्नमेंट काफी डिस्काउंटेड रेट्स में साइकिल देती है, जो वो अपने एम्प्लॉयज को यूजुअली 12 मंथ के लीज पर देते हैं। अब इसमें फायदे की बात यह है कि साइकिल लेने पर उन्हें पर माइल माइलेज अलाउंस दिया जाता है, जिसका 1 माइल का रेट अप्रोक्सीमेटली $0.26 है, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर के लिए आपको 21 रुपया मिलेगा, जितना बेसिकली आज हम इंडिया में ऑटो रिक्शा के लिए पे करते हैं। अब इस पूरे इंटीग्रेटेड मॉडल को सम अप करें तो मानो किसी इंसान को एम्स्टरडैम से लंदन जाना हो, तो वो डायरेक्ट फ्लाइट से जाने के बजाय अपनी साइकिल को लेकर एम्स्टरडैम से द हेग जा सकता है, वो भी कैनाल से। फिर द हेग से वो अपनी साइकिल यूरोवेलो रूट पर चलाकर बर्लिन पहुंचेगा, फिर बर्लिन से डायरेक्ट बस पकड़ते ही इटालियन कैपिटल रोम, और फिर वहां से मेडिटेरेनियन से क्रूज पर बार्सिलोना पहुंच सकता है, और फिर वहां से डायरेक्ट फ्लाइट करके पेरिस जाएगा, जिसके बाद उसे सिर्फ यूरोस्टार रेल में बैठकर ट्रेन से बड़े आसानी से लंदन पहुंचना है। इट्स दैट इजी। लेकिन एक बात बताऊं, एक और एक चीज है जो यूरोपियन कंट्रीज को बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से अलग बनाती है, स्काई स्क्रेपर्स। यूरोप ने जानबूझकर अपने एस्थेटिक्स को बचाने के लिए स्काई स्क्रेपर्स पर अच्छी खासी पाबंदी लगा कर रखी है। व्हाट अ डिसीजन, राइट? लेकिन डू यू नो इंडिया कैसे एक जो कि एक अपकमिंग ग्लोबल इकोनॉमी है, हमने क्यों स्काई स्क्रेपर्स पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया? क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो इंडिया में दूसरे कंट्रीज के मुकाबले काफी कम स्काई स्क्रेपर्स हैं, और जो सिटीज में है वो भी फिर भी एज कंपेयर टू अदर सिटीज काफी कम है। well, इसके पीछे ना कई सारे अमेजिंग रीजंस हैं, जो सब मैंने बताया इस वीडियो पर, जिसे आप देख सकते हो पूरा। सो क्लिक ओवर हियर एंड चेक आउट दैट वीडियो। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड GetSet50 for 50% off on first month subscription. Link is in the description. See you next time, friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.